हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल सोशल साइंस एक्सप्रेस। आज मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फर्स्ट टर्म के लिए उसको सेलेक्ट किया है। उसका ऑब्जेक्टिव नोट्स आपके सामने रखूँगा और उम्मीद है आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे ऑलमोस्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन केवल एक चैप्टर से आएगा, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए, एक एक पॉइंट को बढ़िया से याद कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है? जब लोगों को अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और राष्ट्र से जोड़ना पड़े, यानी कि जब लोग अपना आइडेंटिटी किसी नेशन से जोड़कर, नेशन के पास से जोड़कर अपने आप को रिप्रेजेंट करें, तो इसको बोलेंगे नेशनलिज्म। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स इन यूरोप। फ्रेडरिक श्यूरो, फ्रेंच आर्टिस्ट, ड्रॉ अ सीरीज ऑफ 4 prints which depicted his dream of a world in 1848। श्यूरो ने 4 प्रिंट निकाला था, 4 पिक्चर बनाया था। दिस प्रिंट वाज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक आइडियाज़। इसमें उसने रिपब्लिक आइडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसने पहली बार रिपब्लिक शब्द का विजुलाइजेशन किया था उसमें। द फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ नेशन, द फर्स्ट आइडिया ऑफ nationalism came with the French Revolution in 1789. The idea of la patrie, the fatherland, and the citizen was introduced among the French people। यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान फादरलैंड और सिटीजन की आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया उनकी भाषा में, जिसे बोला गया ले सिटीजन एंड ला पैट्री। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, स्पेलिंग में आगे पीछे कर देता है और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फादरलैंड में दे देगा ले पैट्री, ला पैट्री, दोनों ऑप्शन रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आई रिपीट, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड and the Lecitian was introduced among the French people। A centralized administration system and uniform law for all citizens was introduced। जैसे ही नेशनलिज्म की बात की गई, जैसे ही फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहली बात ये आई कि अब एक ऐसा लॉ बनाया जाए, एक ऐसा कानून हो जो सबके लिए बराबर हो। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशंस, सेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत, कंट्रोल हो सबके द्वारा, एक यूनियन के द्वारा कंट्रोल हो। एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसके अंतर्गत देखिए कि नेपोलियन कोड है। नेपोलियनिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन इससे आता है, ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है। नाउ नेपोलियनिक कोड ऑल्सो कॉल्ड सिविल कोड ऑफ 1804। इट रिमूव ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। क्या क्या इसके अंतर्गत हुआ? इस कोड के अंतर्गत, ये सिविल कोड जो लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसके अंतर्गत क्या क्या सुधारें हुई? रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, सुविधा के जो जितनी सुविधाएं थी जन्म के आधार पर सबको ख़त्म कर दिया गया। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष समानता की बात की गई। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम्स, freed peasants from the serfdom and memorial dues, simplified administrative divisions, remove guild systems, guild श्रेणी जो व्यापारियों का ग्रुप हुआ करता था, गिल्ड सिस्टम ख़त्म किया गया। and improved transport and communication systems also। it introduced standardized weight and measures and also introduced common national currency। पहले बहुत सारी करेंसी, जितने क्षेत्र में बटा हुआ था राज्य उतना ही ज़्यादा करेंसियाँ चल रही थी, तो कुल मिलाकर कुछ हद तक करेंसी को कम कर दिया गया।
और पूरे देश में एक जैसी करेंसी लागू की गई। करेंसी मीन्स मनी। देन एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसमें नया टॉपिक अपना है। नेक्स्ट टॉपिक अपने बुक के हिसाब से एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देर वर नो नेशन स्टेट्स इन द mid 18th century Europe. Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, the duchies and the cantons. उस समय कोई भी यूनाइट स्टेट नहीं था, यहाँ पर नेशन स्टेट नहीं था, और पूरे राज्य डिफरेंट एरिया में बटा हुआ था, जिस पर कहीं कहीं डचीज बोल सकते हैं आप उसको, या किंगडम्स या कैंटोन्स के रूप में राज्य चलाया जा रहा था वहाँ पर। They did not see themselves as sharing a collective unity or a common culture. Aristocracy was a small group, but it was dominant class in the continent, and the states and properties. They have states and properties. यानी एरिस्टोक्रेसी क्या थी, वो स्मॉल ग्रुप था, बहुत कम लोग इसमें थे, इनकी माइनॉरिटी थी, फिर भी ये वहाँ पर प्रॉपर्टी और स्टेट को डोमिनेट कर चुके थे, चला रहे थे, इनके अंतर्गत था। एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द न्यू सोशल ग्रुप ऑफ द वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। एंड फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म मीन्ट, अगर लिबरलिज्म की बात करेंगे तो नए जो न्यू क्लास था, मिडिल क्लास, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था मीन्ट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। बट इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड was granted to person who owned property। यानी कि वहाँ पर फ्रांस में क्या था, वहाँ पर राइट टू वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रॉपर्टी ओनर को ही दिया गया था। सो मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वोमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट्स, दिस राइट्स। एंड इन द इकोनॉमिक स्फेयर में लेंगे तो लिबरलिज्म को क्या समझते थे तो लोग, Liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capitals. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. They preferred gradual development to quick change. The European powers like Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna and signed up the Treaty of Vienna in 1815। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वियना कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, जो 1815 में हुई थी, और इसमें कौन कौन से भाग लिए थे, वो सारे देश थे, वो सारी पावर यूरोपियन पावर्स थी जो मिल करके नेपोलियन को हराया था, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ये सभी शामिल थे। Posted by Austrian Chancellor Duke Metternich, now Bourbon dynasty restored power। यहाँ पर अब वियना कांग्रेस में ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक को पोस्टेड किया गया है, यानी कि वो होस्ट कर रहे थे, होस्टेड है, यहाँ इस कांग्रेस को होस्ट कर रहे थे। पोस्टेड ये गलत लिखा गया, यहाँ होस्टेड हो, होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ना बर्बन डिनेस्टी रीस्टोर्ड, यानी मैं फिर से आपको रिपीट करूं, वियना कांग्रेस को होस्ट कर रहा था ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर था। ना बर्बन डिनेस्टी रीस्टोर्ड पावर। इस वियना कांग्रेस ट्रीटी के बाद क्या क्या इसका रिजल्ट हुआ, ये आउटकम है इसका, आउटकम ऑफ द Vienna Treaty। Bourbon dynasty restored power. France lost all the territory annexed by the Napoleon
and series of states were set up on the boundaries of the France to prevent its expansion in future. ये इस ट्रीटी ऑफ वियना का आउटकम है. The main intention of the Congress was to restore the monarchy that has been overthrown by the Napoleon and create a new conservative order in Europe. यानी कि मेन ब्रिटिश मेन इस ट्रीटी का, इस वियना कांग्रेस का इंटेंशन था कि जो मोनार्ची ख़त्म कर दिया गया था नेपोलियन के टाइम से, उसको फिर से स्थापित करना. एंड लिबरल नेशनलिस्ट अपोज मोनार्चियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. इटालियन रिवोल्यूशनरी गुसेप मैजनी फॉर्म टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज यंग इटली एंड यंग यूरोप. ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, पिछले बार भी भाई कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब पूछा जाता था बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आया ही है. गुसेप मैजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो गुप्त संस्थाएं क्रिएट की थी, अंडरग्राउंड सोसाइटी थी ये. एंड मेटरनिक वाज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ देयर सोसाइटी. यानी कि उस समय मेटरनिक को एक उपाधि मिली थी, द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ द सोसाइटी, है ना. इसको सोशल ऑर्डर, इसको आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ द एज ऑफ द रिवोल्यूशन 1830 to 1848. रोमांटिक इमेजिनेशन. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज द इंडिपेंडेंट नेशन. ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन कब घोषित हुआ और किस ट्रीटी के अंतर्गत, तो ये दोनों को याद करना, आपको डेट याद करना है 1832. रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज एज अ बेसिस ऑफ अ नेशन. पोलैंड kept nationalist feeling alive through the music and language. Now, hunger, hardship and popular revolt, इससे कुछ पॉइंट मैंने बनाया है एनसीईआरटी बुक से. The 1830s were year of the great economic hardship in Europe. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद करना है. There was enormous increase in population. क्यों हुआ था ऐसा? पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा था. Population from rural areas migrated to cities to live in a overcrowded slums. और शहर में भीड़ बढ़ती जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पहुँच रहे थे. इन 1845 देयर वाज a revolt of weaver in Silesia village against the contractor. In 1848 population of Paris revolted due to food shortage and widespread unemployment. Suffrage means right to vote. Suffrage was granted to males above 21 by the National Assembly. उस समय नेशनल असेंबली ने एक क्या किया, एक प्रोक्लेम किया, घोषणा किया, एक वादा किया कि 21 वर्ष के लोगों को राइट टू वोट मिलेगा. दिस गेव देम द राइट टू वर्क ऑल्सो. इन 1848 फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड एक्सेट्रा डिमांडेड फॉर अ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आने लगी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की फ्रीडम मिलनी चाहिए, अपने एसोसिएशन को क्रिएट करने का फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना. इसके आधार पर फ्रांस, जर्मनी और इटली, पोलैंड आदि देशों ने एक नेशन स्टेट की कल्पना करना शुरू कर दी, डिमांड करना शुरू कर दी. मे रिवोल्यूशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मे रिवोल्यूशन on 18th May 1848, 831 elected representatives assembled in the Church of St. Paul. कहाँ पर ये assemble हुए थे ये जानना जरूरी है. Church of St. Paul. They drafted a constitution for German nation. According to this constitution, the nation was to be headed by a monarchy under a parliamentary control. इसमें the highest position was offered to the Frederick Wilhelm फॉर द किंग ऑफ प्रूसिया. इसके अंतर्गत प्रूसिया के किंग को इसमें हेड पोजीशन दिया गया था. बट ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली. उनको इलेक्टेड असेंबली पसंद नहीं था,
वो लोग अपोज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस पोस्ट को रिजेक्ट करके दूसरे मोनार्च को ज्वाइन करके इसका अपोज करना शुरू कर दिया। द पार्लियामेंट ऑल्सो लॉस्ट इट्स सपोर्ट एज डिमांड ऑफ द वर्कर्स एंड एडिशंस वर इग्नोर्ड एंड असेंबली वाज डिसबैंड। वहाँ पर वर्कर की डिमांड को सपोर्ट नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाने की वजह से इसका मोमेंटम ख़त्म हो गया। वुमेन वर नॉट गिवन एनी पॉलिटिकल राइट्स, सो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द लिबरल मूवमेंट्स टू डिमांड फॉर देयर राइट्स। दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस। क्या क्या महिलाओं ने किया? फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टुक एक्टिवली इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। अब इस इतना तक तो आपको हाफ पोर्शन आपका सिलेबस का इसी में है। नाउ अब जो पोर्शन है वो मेन है इस सिलेबस का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना। इसको जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द मिडिल क्लास ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट। प्रूसिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्रूसिया को इसका लीडरशिप बनाया गया, लीडरशिप मिला इस यूनिफिकेशन के लिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटमन बिस्मार्क एम टू अचीव द यूनिफिकेशन with the help of Russian army and bureaucracy. Prussian victory in 3 wars with Austria, Denmark, France ended and completed the process of its unification. The new German Empire was declared on 18 January 1871। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया जर्मन एम्पायर कब डिक्लेयर किया गया था? तो 18 जनवरी 1871। इट वाज हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, है ना। इसका हेड उसको बनाया गया, केसर विलियम फर्स्ट को, प्रूसिया का जो किंग था। जर्मनी emphasized on modernizing the currency, banking, legal and judicial system। अब जर्मनी में जर्मनी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, उसमें करेंसी चेंज हुआ, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, सब में सुधार किए गए। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन द मिडिल ऑफ द 19th century, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 states। ओनली सार्डिया पिडमेंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। Now Giuseppe Mazzini, Count Camillo di Cavour and Giuseppe Garibaldi took responsibility to unify the Italy. Italy was united in 1861. Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Italy was united in 1861 and Victor Emmanuel II was the king of United Italy. The final unification, it is also important line. Final unification of Italy was achieved in 1871 when Rome became a part of Sardinia. Now visualizing the nation. Artists in the 18th century and 19th century started to personify nations as female figures। यानी कि राष्ट्र को अब महिलाओं के रूप में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, मानवीयकृत किया। पर्सोनिफाई माने मानवकृत करना। द फीमेल फिगर्स बिकेम नोन एज एलोगरी ऑफ द नेशंस लाइक मराने इन फ्रांस एंड द जर्मानिया इन जर्मनी। मीनिंग ऑफ सिम्बॉल्स, आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक चार्ट सिम्बॉल का और उसका मीनिंग का, आप उसको जरूर रट लीजिए। ब्रोकन चेन जस्ट शोज बीइंग फ्रीड। मीनिंग ऑफ सिंबल मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, एकदम से रखना है इसको। ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड मीन्स बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल मीन्स सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, इट शोज हीरोइज्म। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म। सोड तलवार, सोड रेडीनेस टू फाइट। ओलिव ब्रांच अराउंड द सोड, विलिंगनेस टू मेक पीस। बार बार क्वेश्चन आता है ये वाला, ओलिव ब्रांच अराउंड द सोड, विलिंगनेस टू मेक पीस, क्योंकि जो ये क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग वर्ड है,
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर्स फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा। कुछ अदर वर्ड्स भी मुझे लगा, 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन टेंशन में दिया हुआ ये पॉइंट, अधिकांश भाग ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था। ईच यूरोपियन पावर्स वांटेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द बाल्कन्स। अब इसी बाल्कन पर कंट्रोल करने की वजह से दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिन, है ना। और बाल्कन पर कंट्रोल करने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई आपस में, उसी की वजह से उसी का रिजल्ट रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार। ओके, थैंक यू। ये अपना वीडियो था, आप ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों को, और बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए प्लीज़ धन्यवाद।